ये कहानी हमारे साथ शेयर की आर्या ने, जो खुद बिलोंग करती है दिल्ली से, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था वो था गोरखपुर में, जहां पर इनका गांव है। और यहाँ पर इनके घर में शादी थी किसी कजन की, और उस शादी के अंदर इनके बाकी का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। तो इनके जो 6 7 8 कजन्स थे, सब मिलकर इन्होंने बहुत मस्ती की शादी के अंदर। फेवरेट इनका जंक फूड खाया, घूमे फिरे। उसके बाद रात को सब लोग बैठे। तो आप जानते हैं शादी के माहौल में रात लेट रात तक कोई सोता ही नहीं है, तो ये सब लोग बैठे हुए थे और बैठकर जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं यूट्यूब पर उनके वीडियोस देख रहे थे। अब उन रिसर्चर्स का वीडियो देख देख कर इनके अंदर का पैरानॉर्मल रिसर्चर भी जाग गया, और इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि यार अपने घर से, इनके घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक ऐसा घर था जो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। इन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग भी चलकर उस घर को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो टोटल 6 कजिन्स थे। इनमें सबसे बड़ी थी दृष्टि, फिर थे वेद भैया, उसके बाद थे आद्विक भैया, फिर था आशु, फिर थी पीहू, और ये थी आर्या। तो 6 कजिन्स थे जिन लोगों ने डिसाइड किया कि सब मिलकर उस अबंडेंट हाउस के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले ये लोग निकले, और अपने एक और भैया थे, इनके सबसे बड़े भैया, इनका नाम था अनुज भैया, उनके पास गए। उनसे पूछा कि भैया हम लोगों ने सोचा है कि वो वाला जो घर है ना, उसके अंदर आज हम रात को घूम कर आए। तो अनुज भैया ने उनकी बात सुनते उनसे कहा कि नहीं नहीं, उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे जाना ठीक नहीं है, वो अच्छी जगह नहीं है। तुम लोग यही खाओ पियो मजे करो, कहीं पे किसी को कहीं नहीं जाना है। तो जैसे अनुज भैया ने मना किया तो सब लोग वापस से चुपचाप आ गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके मना करने से लोग मानने वाले थे? बिल्कुल। ये सब लोग वापस आए और प्लान बनाया कि हम किसी को बिना बताए वहां पर जाएंगे। अब जैसे ये प्लान बना तो जो आशु और पीहू थे, ये दोनों ने बैकआउट कर दिया कि नहीं भैया, अनुज भैया ने मना कर दिया है, हम लोग तो वहां पर नहीं जा रहे। अगर गलती से किसी को पता लग गया ना तो हमको बहुत मार खानी पड़ेगी। तो ये सब लोग उनका मजाक उड़ा के, बस फट गई तुम्हारी। अभी तक तो तुम लोग बात कर रहे थे कि वहां चलेंगे वहां चलेंगे, और अब बोलते नहीं नहीं यार, हम लोग तो नहीं आने वाले, तुम लोग को जाना है तो जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम चारों तो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग आराम से जाओ, अगर ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो हम तुमको फोन कर देंगे, तुम फटाफट से वापस आ जाना। तो इस तरह से इनका प्लान फाइनलाइज हुआ कि दृष्टि, वेद, आद्विक और आर्या, ये 4 लोग वहां पर जाएंगे और उस घर को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि रात को लेट गए, इन्होंने नेक्स्ट डे का पूरा प्लान बनाया कि चुपचाप चलेंगे। तो जब सब लोग शादी के फंक्शन में बिजी थे, तो करीबन शाम को 7 बजे के आसपास ये चारों उस घर पे गए। तो वो जो घर था उसका बाहर बाउंड्री वॉल थी, गेट उसका मेन बंद था। जो बाउंड्री वॉल थी उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, तो आराम से जंप करके अंदर जा सकते थे। तो चारों लोग जंप करके उस घर के अंदर पहुंचे। तो घर जो था उसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। घर बहुत बड़ा नहीं था, एक दो मतलब फर्स्ट 2 फ्लोर बनी थी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक घर था नॉर्मल सा। वो उस बाउंड्री वॉल के अंदर एक कुआं था। तो लोग वहां पहुंचे, उस स्ट्रक्चर जो बनी थी घर की, वहां पर पहुंचे, देखा तो मेन गेट के ऊपर लॉक लगा हुआ था, लेकिन मेन गेट के पास में एक विंडो थी। तो जो दृष्टि थी उसने खींच के एक लात मारी उस विंडो पे, तो विंडो खुल गई। और विंडो खुलने के बाद ये सब लोग उस विंडो के थ्रू उस घर के अंदर चले गए। पूरा उन्होंने घर का मौका मुआयना किया, अच्छे से घूमा, हर नीचे वाले जो रूम्स थे वो घूमे। फिर उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर वो छत पर चले गए। छत पर चल के जब सब लोगों ने देखा तो उनको ध्यान आया कि वेद यहां पर नहीं है। तो सबने पूछा कि भाई वो वेद कहाँ गया? तो सबने देखा, उन्होंने आवाज दी, वेद वेद कहाँ है? तो कोई जवाब नहीं आया। तो उनको लगा कि हो सकता है वेद को डर लगा होगा और नीचे से भाग गया है। सब लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वेद को डर लगा है और वो यहां से भाग गया है। फिर ये वहां से नीचे उतरे, छत पे से उतर कर वापस जब घर जाने लगे दीवार कूदकर, तो अचानक से दृष्टि की नजर वेद के ऊपर पड़ी। तो जो कुआं था, उस कुएं के मुंडेर के ऊपर वेद खड़ा हुआ था और कुएं के अंदर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वो लोग उसके पास पहुंचे, और पहुंचकर जो आद्विक था, आद्विक ने उसके सिर पे एक थप्पड़ मारा ऐसे प्यार से, बोला भाई क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे कुएं के अंदर क्या देख रहा है? तुझे पता है हम कितना परेशान थे, हम तो कितनी देर से आवाज लगा रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा। तू उधर वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से आ रहे उस वेद के पास गई और बोलती है, सुन तो सुनाई नहीं आ रहा, क्या कर रहा है बैठ के, चल घर चलते हैं। अगर अनुज भैया को पता लग गया ना तो सबकी अच्छी खासी क्लास लग जाएगी। इतना बोलते हुए चुपचाप उठा और उठकर घर की तरफ चलने लग गया, इनके साथ चलने लग गया। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी लोग उसके रिएक्शन देख कर थे, क्या हो गया इसको, शांत सा क्यों हो गया है? तो उनको लगा कि जरूर हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उन लोगों ने उसको इग्नोर किया और चुपचाप उसके साथ साथ चलने लगे। पूरे रास्ते तीनों कजिन्स बात करते रहे, लेकिन वेद ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये लोग पहुंचे, जब तक ये पहुंचे तो वहां पर इनका दोनों वेट कर रहे थे, पीहू और आशु। वो आगे पूछते क्या हुआ क्या हुआ? तुमने बताया कुछ भी नहीं था यार, पूरा खाली पड़ा हुआ था, बस हाँ देख के आ गए। तो तुम लोग फालतू में डरे, तुम लोग मेरे साथ चलते हैं, तुमको मजा तो आता। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहीं पर ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला है, और खाना वाना लग गया, तुम लोग चलो कि चुपचाप खाना खा लो। तो सभी लोग सीधे पहुंचे खाना खाने के लिए। सभी लोग टेबल के ऊपर बैठ गए। वेद भी इनके साथ वहीं पर बैठा हुआ था, उसके लिए भी खाना लगाया गया।
वेद की फेवरेट सब्जी थी बटर पनीर और उसके साथ नान। उसका फेवरेट फूड था, जब भी कभी भी कहीं भी होता उसे जरूर खाता था, चाहे उसका पेट भरा हो तब भी वो उस फूड को खा ही लेता था। लेकिन आज जब वो प्लेट उसके सामने सजी हुई थी, वेद नहीं खा रहा था। जब वो खाना नहीं खा रहा था तो बाकी लोगों ने बोला, बे खाना खा ले, आज तो तेरा फेवरेट फूड है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको दोबारा जब फोर्स किया तो बोलता नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। इतना बोल के वो उठ के जाने लगा। जब वो जाने लगा तो जो वेद की मम्मी थी उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी। उससे बोला, बेटा खाना तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो बोलता नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो अब मम्मी को तो आप जानते हो, तो मम्मी उसको बार बार फोर्स कर रही। तो उसके पापा आ जाते हैं, बोलते कि छोड़ो ना, बच्चे हैं, दिन भर में कुछ ना कुछ खा लिया होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, खा लेगा बेटा, जाओ सो जाओ। तो वेद वहां से ऊपर चला गया और ये सबके सब लोग सोच रहे थे, क्योंकि इनको सबको पता था कि आज किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, आखिर वेद खाना क्यों नहीं खा रहा है। बट अभी भी सब लोगों को यही लग रहा था कि वेद ना नाटक कर रहा है और वो इन सबको डराने के लिए ये सब कर रहा है। अब वेद वहां से चला गया और बाकी किसी ने खाना पीना खत्म करके ये लोग भी वापस अपने कमरों में सोने चले गए। तो वेद, आद्विक और आशु ये तीनों एक ही बेड पर सोते थे एक रूम के अंदर। उसके बगल वाले रूम के अंदर पीहू, आर्य और दृष्टि ये तीनों सोया करते थे। सब लोग सो गए। रात को अचानक से आशु इनके रूम में आता है और आर्या को जगाता है। बहुत तेज बोलता है, दीदी दीदी जल्दी उठो। तो उसकी इतनी तेज आवाज से बाकी दोनों भी उठ जाते हैं, दृष्टि और पीहू भी। और उठकर आर्या बोलती है कि तू पागल है क्या यार, सोने देना, कल सुबह फिर से उठना है। बोलता जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो, उधर चलो उस रूम के अंदर। तो बोलती है क्या हो गया। तो उसका हाथ पकड़ता है, उनको लेकर आता है। उसी के पीछे पीछे दृष्टि और पीहू भी उस रूम के अंदर पहुंचते हैं। जैसे वो तीनों उस रूम में पहुंचकर देखते हैं, बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। वेद जो खिड़की की सलाखें होती है, उन सलाखों को पकड़ के बंदर की तरह बैठा हुआ था और बहुत जोरों से कांप रहा था, इस तरह सांसें लेता, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। और उधर कमरे के एक कोने में आद्विक जो था वो पड़ा हुआ था और जैसे था वो उसी स्टेट के अंदर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने आशु से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये जो वेद है ऐसे चिपका हुआ था। तो वो ऐसे एकदम से हम उठे रात में, तो भैया इसके पास गए, इसके सिर पे एक थप्पड़ मारा, बोलता ये क्या नाटक बचा रखी है, क्या कर रहा है तू ये। तो जैसे उन्होंने इतना बोला, वेद इनकी तरफ घुमा और खींच के इनको लात मारी। और लात मारकर जैसे लात मारी यहाँ के गिरे। और उसके बाद पता नहीं भैया ने इसके चेहरे में क्या देखा, तब से ही ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। उधर वेद की हालत देखकर सब लोग भी घबराते कि इसको क्या हो गया है। वो भागकर आदित्य भैया के पास गए, उनको उठाया, संभाला और उनको रूम से बाहर लेकर गए। भैया को बाहर निकालने के बाद जो दृष्टि दी थी इनकी सबसे बड़ी दी, उनको थोड़ी गुस्सैल थी वो, तो गई वहां पर और वेद को बोले वेद नीचे उतर। तो उधर से कोई जवाब नहीं रहा, बस वो अपना हिले जा रहा है। बोलते वेद नीचे उतर जाओ ना, बहुत बुरा होगा। उनकी बात सुनी रहा था, उनको गुस्सा, उन्होंने खींच के वेद को एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते ही वेद धड़ाम से नीचे आके गिरा और वहीं का वहीं बेहोश हो गया। आद्विक के थप्पड़ से उसे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दृष्टि जैसे खींच के थप्पड़ मारा, वो सीधा नीचे गिरा और वहीं का वहीं बेहोश हो गया। उन सब लोगों ने उठकर उसको पलंग पे लिटाया और ये सब लोग डिस्कस करने लगे, यार ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये क्या हरकत कर रहा है। तो इधर से वो आशु और पीहू बोलते हैं कि आप लोग वहां पे गए थे ना, जरूर उसकी वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। तो बोलते नहीं यार, ये जब से आया तब से नौटंकी कर रहा है। तो उधर से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वो नौटंकी कर रहा होता तो वो आदित्य भैया को क्यों मारता। मैं कह रहा हूं ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये सब लोग परेशान हो गए कि वाकई में जहां उस घर में जाकर है, ये कहीं उसी का असर तो नहीं है। थोड़ी देर बाद जब आद्विक नॉर्मल हुआ तो सब लोग वापस वेद के पास आए, उसे उठाया, उसे अटक पूछा। उसको कुछ भी याद नहीं था। बोलता कि मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर वो सो गया। वो ऐसे सोया जैसे किसी को गहरी नींद में आप उठाते हो ना, कुछ बोलता है वापस सो जाता है, उसे मतलब ही नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर। अभी सब लोग बैठे और बोले यार कल चाचा की हल्दी है, अब हम किसी को बताएंगे या तो बात बिगड़ेगी, अगर कुछ और नाटक हुआ कल तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। तो अब सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अनुज भैया को बताते। तो अनुज भैया सब लोग बहुत डरते थे, लेकिन आद्विक जी भैया जो थे वो थोड़ा उनसे कम डरते थे। तो आद्विक भैया और दृष्टि दोनों मिलकर, क्योंकि सबसे बड़े वही थे इनके अंदर, वो अनुज भैया के पास गए और अनुज भैया को जाकर उन्होंने बताया कि भैया हम वहां गए थे और ऐसी ऐसी बात हो गई। उनकी बात सुनते सबसे पहले तो अनुज भैया उठे और उठते खींच के आद्विक को थप्पड़, जैसे आद्विक को थप्पड़, दृष्टि दीपा गायब, वो पीछे खड़ी हो गई। और थप्पड़ पड़ते ही वो बोलते हैं अबे सालो, तुमको मना किया था ना वहां जाने को, तुमको समझ में नहीं आता क्या, तू और दृष्टि तो बड़े हैं, किसी वजह से मैं तुमको मना किया था, तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है, क्यों गए तुम वहां पर। तो उधर से वहां से भागकर एकदम से अपने नंबर बढ़ाने के लिए आशु और पीहू बोले भैया हम लोग को भी साथ लेके जाना था, हमने तो मना कर दिया, लेकिन ये लोग सब चुपचाप चले गए। तो इतना बोलते उनके भी एक ही थप्पड़। अबे जब तुमको पता था कि ये लोग गए हैं तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मैं इनको रोक लेता। तो बहुत डांटा उन्होंने उनको। और थप्पड़ तो फैमिली में चलता मजाक चल रहा हो, हर कोई हर किसी को थप्पड़ मार रहा है, चल रहा है। सो होता है कुछ फैमिलीज में बड़े भाई जो होते हैं समझाने के लिए छोटे भाई को थप्पड़ मारते, और ऐसी गलती में थप्पड़ पड़ता ही पड़ता है। तो सब लोग अपने अपने गाल पकड़े खड़े हुए थे कि भैया अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है। तो भैया ने आद्विक से बोला तुम एक काम करो, तुम लोग वेद के ऊपर नजर रखो, संभाल के रखो उसको, मैं कुछ सोचता हूं।
तो अगले दिन इनके जो चाचा की शादी थी, उनकी हल्दी थी, और वहां पर इनके फादर ने एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया था। बहुत उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, वो बहुत माने हुए पंडित जी थे, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो पंडित जी इनके शादी के फंक्शन को अटेंड करने कल आने वाले थे। तो अनुज भैया को ये चीज पता थी, उन्होंने बोला कि आज तो इसको संभालना पड़ेगा, कल इसका कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो सुबह वो पंडित जी आए, जो हल्दी की रस्म थी वो हुई। उसके बाद इनके पिताजी और ताऊ जी थे, उन्होंने बोला सब बच्चों, आओ बच्चों महाराज का आशीर्वाद लो। तो सभी बच्चे आए, उनके पैर छुए, महाराज सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन सब बच्चों में सिर्फ वेद उनका आशीर्वाद लेने आगे नहीं आया। तो उनके पापा ने बोला, वेद आओ पंडित जी का आशीर्वाद लो। तो वेद वहां सर का है, तो उसको पकड़ के आगे लेकर आए। जैसे पकड़ के आगे लेकर आए, पंडित जी ने एकदम से वेद का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के उन्होंने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर उन्होंने ध्यान लगाया। उसके बाद आंखें खोल के बोलते हैं, इस लड़के के ऊपर तो किसी ऊपरी आत्मा का साया है। इतना तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्या आत्मा का साया? तो उन्होंने एकदम से आर्य की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ ना कुछ दिखा। उन्होंने बोला, बेटा इधर आओ, कुछ हुआ था, साफ साफ बताओ। तब उसने चारों तरफ देखा, सभी लोग घर वाले खड़े हुए हैं, और उसके बाद उसने सब कुछ बता दिया कि इस तरह से हम लोग उस घर के अंदर गए थे, और जब से हम उस घर से आए तब से वेदना बड़ा अजीब सा हो रहा है। कल रात को ऐसे उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। सब कुछ उन्होंने सबको सारी इंसिडेंट खोल कर बता दी। अब जैसे उन्होंने बताया, फिर से इनके पिताजी और ताजी गुस्सा हो, सीधे आए और चिल्लाने लगे इनके ऊपर, ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? शादी में तुम लोग एंजॉय करने आओ या वो भूतिया घर को छानने आओ? कौन गया था मुझे बताओ, आज मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो सभी बच्चे घबरा गए बुरी तरह से, कोई किसी का नाम नहीं सकता था। तो अनुज भी आगे निकल गया, बोले चाचा छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, अब उसे हम बदल नहीं सकते, अभी हमें इसको संभालना होगा। तो पंडित जी ने वेद को अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वेद पंडित जी दूर भाग रहा था। उन्होंने बुलाया, वो भागने लगा तो अनुज भैया ने और आदमी ने उसको पकड़ा और पंडित जी के पास लाया, लेकिन फिर भी उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गया। और वो भाग के बाहर जा रहा था। बाकी सब लोग तो नॉर्मल थे, लेकिन दृष्टि का टेम्पर आउट हो चुका था। एक तो उसकी वजह से उसको सारे घरों के सामने डांट पड़ गई, और उससे पहले अनुज भैया से पिटते पिटते बच गई थी। उसका हुआ दिमाग खराब, सब लोग पीछे खड़े। दृष्टि वहां पर दौड़ कर गई, उसने वेद को पकड़ा और जहां वगड़ा पे दे चाटे पे चढ़ा उसको थप्पड़ मारी जा रही है। उसको पकड़ के खींचे घसीट के लेकर आने लग गई। वो घसीट के लाने में उसकी शर्ट फट गई, वो उधर चिपट रहा है छूट के जाने के लिए। उसने नाखूनों से दृष्टि के हाथ मारे, पर उसने उसको छोड़ा नहीं है। पकड़ के घसीट के लाया, उसने पंडित के सामने उसको पटक दिया। और दृष्टि का ये रौद्र रूप देखकर सभी की हालत टाइट हो गई। इवन एक बार तो अनुज भैया भी सब पका गए, अच्छा हुआ मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा, वरना वेद की जगह मेरा भी हाल हो सकता था। फिर आर्य और पीहू ने मिलकर दीदी को शांत किया। उधर पंडित जी ने वेद के सिर के ऊपर हाथ रखा, आंखें बंद की, कुछ मंत्र पड़े और वो बेहोश हो गया। उसके बाद पंडित जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में पूजा वाला रूम कौन सा है, तो उनको बताया गया। तो सब लोग बाहर थे, सिर्फ पंडित जी और वेद दोनों उस कमरे में गए। उन्होंने कुछ सामान मंगाया, पता नहीं क्या किया। 2 घंटे तक वो रूम बंद रहा। 2 घंटे बाद पंडित जी वेद को लेकर वहां से बाहर निकले। उन्होंने उसको वहां पर बिठाया तो वेद जो था वो बुरी तरह से शिवर कर रहा था, हिल रहा था, है ना। और पंडित जी ने बिठाते ही सब लोग वहां खड़े थे। उन्होंने बोला, चल अब बोल, कौन है तू, उस बच्चे को क्यों परेशान कर रखा है? तो उधर से उसकी अंदर से लड़की की टाइप की आवाज आती, बोलती कि मेरा नाम परमीला है। तो बोलता तू उसके शरीर में क्यों आई है और क्यों परेशान कर रखा है इसको? तो बोलते कि ये लोग मेरे घर पर आए थे और मैं उस कुएं में रहती हूँ। ये लड़का उस कुएं के अंदर झांक रहा था और जैसे ही वहां पर आया मैं इसके शरीर में आ गई। फिर पंडित जी बोले, लेकिन तू इससे क्या चाहती है, इसके शरीर में क्यों आई है? तो बोलती कि मुझे मुक्ति चाहिए। बोलते मुक्ति चाहिए, पहले ये तो बता तू है कौन और तेरे साथ हुआ क्या है और उस कुएं के अंदर तू क्या कर रही है? तो बोलती है कि मेरा भी एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, मैं भी एक खुशमिजाज लड़की थी, मेरे माँ बाबा दोनों थे, लेकिन हमारे इस गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की हमारे घर के ऊपर नजर पड़ी। उसने हमारे माँ बाबा से उस घर को खरीदने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसने धोखे से उन दोनों को अपने घर पे बुलाया और मार दिया और उनके दोनों के अंगूठों के निशान ले लिए और उनकी जो लाश थी उनको लाकर हमारे घर के कुएं के अंदर डाल दिया। फिर इसके बाद वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने भी उसी कुएं के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी और तब से मैं उस कुएं में ही भटक रही हूँ। फिर पंडित जी ने कहा कि अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो सेठ का नाम बता, हम पुलिस में उसकी कंप्लेन करेंगे और तुझे इंसाफ दिलाएंगे। इतना बोलते हुए दोस्तों हंसने लगी, हा 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 हा, इंसाफ तो मैं पहले ही कर चुकी हूं। उस सेठ को तो मैं बहुत टाइम पहले उसी कुएं के अंदर लाके मार चुकी हूं, लेकिन बस अब मुझे चाहिए मुक्ति। ये लड़का मेरे पास आया इसलिए उसके शरीर में आ गई क्योंकि मुझे ये तरीका दिखा कि यही इंसान मुझे मुक्ति दिला सकता है। तो पंडित जी ने कहा तुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन तुझे मुक्ति दिलाए कैसे? उस कुएं से अब हम तेरा शरीर तो निकाल नहीं सकते, तुझे मुक्ति मिलेगी कैसे? तो बोलती है कुछ नहीं, मुझे बस तुम पूरी
पुए और खीर बनाकर उस कुएं के अंदर डाल देना और डालने के बाद उस कुएं के अंदर आग लगा देना, मुझे मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद ये कहकर वो बेहोश हो गया। सभी लोगों ने बहुत ध्यान सुन लिया था कि उसको क्या चाहिए। अगले दिन पंडित जी उस घर में गए सभी लोगों को लेकर, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया। उसके बाद पूड़ी, खीर, पुए, ये 3 चीजें उनको खिलाई और उस कुएं के अंदर डाली और उसके बाद उस कुएं के अंदर आग लगा दी। उसके बाद पंडित जी ने वेद को एक रुद्राक्ष की माला पहनाई, बाकी सब लोगों को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, वो जो भी कुछ थी वो चली गई है, वो ऐसी कोई स्पिरिट या एंटिटी नहीं थी जो इसको नुकसान पहुंचाए। उसको चाहिए थी मुक्ति। जब ये वहां पहुंचा उस कुएं के पास तो उसे अपनी मुक्ति का एक मात्र सहारा ये लड़का लगा और क्योंकि यही उस कुएं के पास पहुंचा था इसलिए उसके शरीर में आ गई और अब वो जा चुकी है, अब उसको कभी कोई हार्म नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने वेद से कहा कि तुम ये रुद्राक्ष माला हमेशा पहन के रखो और हर दिन महादेव का जाप किया करो। उसके बाद से अब तक दोबारा कभी उसके अंदर ऐसा कोई चेंज, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखा है वेद के अंदर, वो बिल्कुल ठीक है। और ये सब इंसिडेंट होते 2021 में। अभी वो बड़ी अपनी जी वगैरह की तैयारी कर रहा है, सभी लोग सेटल्ड है। तो ये था एक इंसिडेंट जो इन कजिन्स के साथ हुआ जब ये एक्सप्लोर करने पहुंचे एक अबंडेंट हाउस को, जिसकी हिस्ट्री इनमें से किसी को भी पता नहीं थी। अनुज को ये बात पता थी लेकिन वो बच्चों को उसने बात बताई नहीं, सिर्फ ये बोल दिया कि वहां जाना नहीं है। यहां पर मैं मानूंगा कि उनकी भी गलती थी, अनुज की भी। उनको समझाना चाहिए था कि यार उस घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इस वजह से मैं तुमको मना कर रहा हूं, अदरवाइज मैं मना नहीं करता। क्योंकि कई बार हम ये सोच जाते हैं कि बच्चों को ये बात क्यों बताएं। ये ध्यान रखें, ये ह्यूमन माइंड है। आप इसको जिस चीज के लिए मना करोगे इसको उसकी करने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजन देकर ये बताओगे कि वहां जाना सेफ क्यों नहीं है, तो वो बच्चे इस बात को समझते और वो वहां पर नहीं जाते। तो इस चीज का ध्यान बच्चों को भी रखना चाहिए और बड़ों को भी रखना चाहिए कि कभी भी ऐसी कोई जगह हो बच्चे वहां जाने की जिद करे तो उनको एक्चुअली लॉजिक से समझाना चाहिए कि वहां पर जाना सेफ क्यों नहीं। आई होप आप लोगों को इस इंसिडेंट से सीखने को मिला होगा। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।